हेलो एस्पिरेंट। मैं हूं अनिल कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द हीरो एज ए पोएट। यह एक नॉन फिक्शनल वर्क है जो कि लिखा गया है टॉमस कार्लाइल के द्वारा। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड एसे राइटर ऑफ विक्टोरियन एरा। शुरू करने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शंस की, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। द हीरो एज ए पोएट इज a non-fictional work by great Victorian writer Thomas Carlyle. He was the foremost of non-fiction writers of the Victorian age. His most famous work is Sardar Disasters, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर यूजीसी नेट में ये अक्सर पूछा जाता है। The present topic has been taken from his another important work on heroes, hero worship, and the heroic in history. एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, ऐसे राइटर्स होते हैं, इनको दुनिया को देखने का एक अलग ही नज़रिया होता है इनके अंदर। और जिस वजह से ये अपने तमाम विचारों को एक यूनिक वे में दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो यह जो टॉपिक है जो जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, यह यूनिक कॉन्सेप्ट है टॉमस कार्लाइल का, और उसी कॉन्सेप्ट पर ही आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। आखिर ये जो हीरो उन्होंने जो वर्ड दिया है, व्हाट इज दैट। सो लेट्स डिस्कस। Thomas Carlyle discovers in an individual the noblest and highest mystical quality of being a hero. एक ऐसी क्वालिटी जो सबके पास नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू कार्लाइल। इन हिज ओपिनियन, a hero is a person with insight to search the reality from worldly imaginations. वो कहते हैं दुनिया में जितने भी झंझावात हैं, इमेजिनेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, उनमें हीरो वह व्यक्ति है जो सबसे अलग एक रियलिटी की तलाश में हो, समाज को बदलने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। The present work is a series of lecture on 6 different heroes. He delivers a lecture on every class of hero. He chooses 6 heroes as God, prophet, poet, priest, man of letters and king. वीडियो देखने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि काफ़ी बड़ा ऐसे उन्होंने लिखा है, मैंने अपना बेस्ट अटेम्प्ट किया है आपको डिटेल में बताने का, कोई भी पॉइंट ना छूटे। लेकिन हो सकता है कि आपको आगे चलकर थोड़ा इंटरेस्ट कम हो, तो आप वीडियो आगे बढ़ा करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। क्योंकि एक लेक्चर है, और लेक्चर जब कोई भी इंसान दे, चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर हो या कोई भी हो, लंबा ही चलता है मैक्सिमम। तो लेट्स सी। उन्होंने 6 हीरोज को चुना था, जो कि आपके सामने है: गॉड, प्रॉफिट, पोएट, प्रीस्ट, मैन ऑफ लेटर्स एंड किंग। यहाँ पर जो बात हो रही है, ये जो हम बात कर रहे हैं, उनका थर्ड लेक्चर था हीरो के कॉन्सेप्ट पर, हीरो एज ए पोएट के कॉन्सेप्ट पर थर्ड लेक्चर था उनका। ही चूजेस डांटे एंड शेक्सपियर फॉर हीरो एज पोएट। Carlyle is of the opinion that all history has been made by the great persons gifted with unique power of vision and action. They changed society for better. Carlyle is unable to find someone who may set his own age right. The 19th century people are just running after materialism and pleasures. जैसा आप लोग जानते हैं, विक्टोरियन एज में there was great rise of industries in England. So Thomas Carlyle was not so happy with that rise. He had a spiritual bent, so he did not like that rise. He saw people running after materialism, pleasure, and so he was unable to find someone who could set his own age right. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो हीरो के
कॉन्सेप्ट पर एज ए पोएट में। पहले उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो दिए हैं, इटालियन पोएट हुए हैं, आप लोग जानते हो, जिन्होंने लिखा है डिवाइन कॉमेडी, डांटे। तो पहले बात करते हैं उनके विचारों के बारे में जो कि उन्होंने डांटे पर दिए हैं। Carlyle begins his work saying that the hero as a prophet or god are examples of old age, when people had less scientific tendencies। यहाँ पर एक विचार करने वाली बात है कि कहते हैं कि पहले लोग भगवान को बहुत जल्दी मान लेते थे, लोगों में भगवान को बहुत जल्दी मान लेते थे। क्यों? बिकॉज देयर वर लेस साइंटिफिक रीजंस, लॉजिक। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। आज हम किसी बात को इजीली नहीं मानते हैं। वी फर्स्ट एनालाइज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। The world should be less scientific to acknowledge someone as God or speaking as God। बात सही है। पहले हम किसी के शब्दों को बहुत इजीली मान लेते थे कि वो सामने वाला एकदम डिवाइन है, लेकिन ऐसा आजकल नहीं है। हीरो एज डिवाइनिटी इज द थिंग ऑफ द पास्ट। नाउ वी आर टू सी हीरो इन कैरेक्टर ऑफ ए पोएट। वो कह रहे हैं कि पहले जो देवता घूमा करते थे सोसाइटी में, अब वो चीजें पास्ट की हो गई हैं। अब जो घूमते हैं हीरो, वो है पोएट। ही सेज दैट हीरो एज अ पोएट इज फॉर ऑल एज। वो कहते हैं कि पहले हर धर्म में अलग अलग समय पर देवता हुए हैं और अब नहीं हो रहे क्योंकि मॉडर्न टाइम चल रहा है। लेकिन पोएट जो है वो आने वाले हर एज के लिए हीरो है। क्यों है? क्योंकि वो आगे बताएंगे अपने विचारों के बारे में। एवरी एज हैज प्रोड्यूस्ड एंड विल प्रोड्यूस अ पोएट, so the poet is a heroic character. We name them according to their qualities. A hero can be a poet, prophet, king according to the age he finds himself born into। मतलब जिस एज में उसका जन्म होगा उसी एज की क्वालिटीज, डिमांड्स के हिसाब से हम उसको नाम दे देते हैं। अ पोएट कुड बी अ पॉलिटिशियन, थिंकर, लेजिस्लेटर एंड फिलोसफर। He is all these. He gives some examples such as Napoleon and Louis XIV who had poetic fervor in themselves। वो कह रहे हैं कि एक पोएट ही पोएट नहीं होता है, कुछ लोगों के अंदर पोएटिक टेंडेंसीज भी होती हैं और हम में से हर कोई कुछ ना कुछ पोएटिकल टेंडेंसी हर किसी के पास है। पेट्रार्क एंड बोकाचियो वर गुड डिप्लोमैट्स। Carlyle says that it is nature which decides greatness of men. All men are not made equally great by nature। जो हीरो होते हैं उनके अंदर जो खासियतें दी गई हैं वो कुदरत अपने अलग हिसाब से उनको प्रोवाइड करती है। इसका मतलब यह है कि एवरी वन कैन नॉट बी इक्वली ग्रेट। पोएट एंड प्रोफेट नाउ हैव डिफरेंट मीनिंग्स। In old age, these words were synonyms। He says that divine mystery is the base of all human beings, but in most of the cases, this mystery is ignored। The great men make us know about the presence of this mystery। वो कह रहे हैं कि जो भी रहस्य हम भूल रहे होते हैं, तो जो महान लोग होते हैं वो हमें बताते हैं कि देयर इज डिविनिटी प्रेजेंट इन दैट मिस्ट्री, और वो उसके लिए हमें अवेयर कराते हैं महान लोग, क्योंकि सबके पास वो नजर नहीं है। While others forget it, the great man knows it better। He finds himself bound to live with it। He impressively advertises it among people। वो कह रहे हैं कि जो भी रहस्य हैं ब्रह्मांड के, भगवान के, कुदरत के, ये हमें महान लोगों के द्वारा ही पता चलते हैं। ही इज आफ्टर ऑल ए पोएट। क्योंकि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जो पोएट्स होते हैं वो अलग ही नजरिया रखते हैं चीजों को देखने का। उसी टर्म्स को एक तरह से हम कहें कि थॉमस कार्लाइल के द्वारा सपोर्ट किया गया है। कार्लाइल says that a poet and prophet have put this mystery on moral side। These two terms in some cases cannot be separated। मतलब पोएट और प्रोफेट ये जब बोलते हैं तो इनकी जो लैंग्वेज है वो डिवाइन है, मिस्टिक है, और इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल और रस्टिक पीपल। Like a poet, a prophet also knows about
आवर चॉइस। जैसे हमें पोएम्स में अपनी कई बार खुद से ज़िंदगी का रिलेशन मिल जाता है कि हम उससे रिलेटेड हैं। उसी हिसाब से क्यों? क्योंकि पोएट्स को पता होता है अच्छे से कि हमें क्या पसंद है और वो हमारी चॉइस के हिसाब से शब्दों का सिलेक्शन करते हैं। इन आवर टाइम सम पोएट्स आर extremely faultless. Although, to imagine perfection in a poet is an illusion because there is no perfect poet. एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मैक्सिमम पोएट्स जो आजकल के हैं दे आर फॉल्टलेस, बट टू इमेजिन परफेक्शन इज आल्सो इल्यूजन। यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास हम समझ सकते हैं उनके विचारों में, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रेज कर रहे हैं पोएट्स को, तो उसी हिसाब से वो अपने विचारों को रख रहे हैं। He says that everyone is a poet in a sense. इसका मतलब क्या है कि we are all poets when we enjoy a poem. We can also imagine Dante's hell while reading his poem. अगर हम डिवाइन कॉमेडी पढ़ते हैं तो जैसे डांटेस ने एक जर्नी की थी, हेल में जाकर के सब डिस्क्राइब किया है, ऐसा लगता है कि हम भी उनके साथ साथ ही चल रहे हैं। इफ शेक्सपियर कैन राइट हैमलेट वी कैन ऑल्सो राइट अ स्टोरी। यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जिस तरह से शेक्सपियर ने तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या जो भी प्लेस उनके हैं पॉपुलर लिखे हैं, अगर हमें वो रिसोर्सेज मिलते तो हम भी कोई ना कोई स्टोरी बना सकते थे। ये कार्लाइल का कहना है। बीट गुड और बैड, चाहे वो स्टोरी अच्छी या बुरी होती, बट कम से कम हम कोई स्टोरी बना तो लेते ही। वी कैन ऑल्सो डिफाइन सम टर्म्स। जैसे इन लोगों ने बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन किया है, हम भी कर सकते थे अगर हमें वो चीजें मिलती। आगे वो कहते हैं कि ऑल ऑफ अस हैव पोएटिक एलिमेंट्स इन अस। ही सेज इन अ फनी वे दैट वी मे ऑल्सो बी कॉल्ड पोएट्स बाय आवर नेबर्स। यहाँ पे थोड़ा मजाकिया पहलू है कि कोई नहीं तो कम से कम हमारे पड़ोसी तो हमसे कभी तो कह ही सकते थे। इवन ग्रेट पोएट्स आर ऑल्सो क्रिटिसाइज बाय क्रिटिक्स। अगर हमारी आलोचना हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है? ग्रेट पोएट्स वर आल्सो विक्टिम ऑफ criticism. He says that even Homer and Shakespeare will also be forgotten someday. Further, he differentiates between good poetry and speech. He prefers old poetry. He says that even the most common speech has something poetical in it. यहाँ पर वो अपनी प्रेफरेंस को भी बताते हैं। एक्सेंट इज ए काइंड ऑफ चैंटिंग। कहते हैं कि जैसे दुनिया में अलग अलग लैंग्वेजेस का जो एक्सेंट है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ चैंटिंग। ऑल मेन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट, सो ऑल मेन आर पोएट्स इन देमसेल्व्स। ये सारे विचार टॉमस कार्लाइल के ही हैं। अ पोएट इज हु थिंक्स इन म्यूजिकल वे। इट्स इट इज अ मैन्स सिंसियरिटी एंड मैन पावर ऑफ इमेजिनेशन विच मेक्स हिम अ पोएट। वो कह रहे हैं कि जो उनके पास पावर, इमेज, सिंसियरिटी है और इमेजिनेशन की जो पावर है वही उनको पोएट बनाती है। अ वेट्स प्रोफेट इज बेटर देन वेट्स पोएट। जो वेट्स शब्द है एक्चुअली ये पहले पुराने जमाने में ग्रीक में जो है प्रोफेट और पोएट दोनों के लिए इस्तेमाल होता था। ही आस्क्स अ क्वेश्चन दैट फर्स्ट वी टुक हीरो फॉर डिवाइनिटी, नेक्स्ट टुक हीरो फॉर प्रोफेट, लेटर वी टुक हीरो जस्ट फॉर पोएट। इज नॉट आवर एस्टिमेशन ऑफ ग्रेट मैन डिक्रीजिंग इन एवरी एज। वो कह रहे हैं कि पहले हमने उनको इतनी वैल्यू दी है, आज हम उनको उनकी वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। ही आंसर दिस क्वेश्चन सेइंग, और इसका जवाब भी खुद ही देते हैं, दैट आवर नोशंस आर हायर देन बिफोर सो वी डोंट टेक ग्रेट मैन फॉर डिवाइन नाउ। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस, लॉजिकल पावर की वजह से अब हम किसी को बहुत इजीली से भगवान नहीं मानते हैं। Now he comes to our age and says that we have two saints of poetry, Dante and Shakespeare. They are peculiar too. They have been canonized not by any pope but by readers. मतलब उन्हें जो संत की उपाधि दी गई है वो उनके फैंस के द्वारा दी गई, रीडर्स के द्वारा दी गई है। कार्लाइल now talks about Dante's life. During his lifetime, he was never appreciated by anyone. He gained popularity only after some centuries. ये जो some centuries बोला गया, actually these are 10 centuries.
क्योंकि डांटेस को शुरुआत में कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली। बाद में जब रीडिंग का प्रचलन हुआ और ज़्यादा, तब जाकर के लोगों ने उनको जाना, पूरी दुनिया ने उनको जाना। He calls Dante voice of 10 silent centuries. In some lines, Carlyle describes about Dante's school, his insight, knowledge, his power of vision, his life struggles, his post and his death, and many more details, जो कि यहाँ पे जरूरत नहीं है। Dante lived a life full of miseries and struggles. He wrote the Divine Comedy in exile without external disturbances. आपको बताते चलूं कि जो उन्होंने उनका जो ग्रंथ है डिवाइन कॉमेडिया एक्चुअली इन लैटिन, तो वो एग्जाइल के बाद ही लिखा था। अगर वो अपने देश में रहते तो शायद डिस्टरबेंसेस, जिम्मेदारियों की वजह से ना लिख पाए होते। ही रोट अबाउट हिज बुक, दिस बुक हैज मेड मी लीन फॉर मैनी ईयर्स, मतलब काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, काफी मेहनत की उसको कंप्लीट करने में। एज ही वॉज एक्साइल्ड हिज एपिटफ रीड्स, मरने के बाद जो एपिटफ लिखते हैं कब्र पर, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने, बाद में लिखा गया होगा, हियर आई एम डांटे लेड शट आउट ऑफ फ्रॉम माई नेटिव शोर्स। मरने से पहले उन्होंने बोला होगा कि जब मैं मरूं, कब्र पर ये वाला स्टेटमेंट एपिटफ लिखा जाए। नेक्स्ट, कार्लाइल प्रेजेस हाईली हिज डिवाइन कॉमेडी। यहाँ पर डिवाइन कॉमेडी की स्टोरी को भी बताते हैं वो। He says that originally this book is a song composed in Tarja rhyme. The people of Florence used to comment on Dante. See, there is the man that was in hell. जैसे कि आजकल फिल्मों में कोई बड़ा रोल करके एक्टर फेमस हो जाता है, उसी हिसाब से डिवाइन कॉमेडी लिख करके वो फेमस हो गए और लोग उनको कमेंट किया करते थे कि दिस इज द मैन हु वॉज इन हेल। इंटेंसिटी इज द प्राइम वर्च्यू ऑफ Dante's writing. He is not only worldwide but also world deep. Carlyle praises his pictorial quality of description of the hell. His quality is vivid, fiery, and outcome of his noble soul. Carlyle does not agree with them who prefer Inferno and ignore Purgatorio and Paradiso. ये तीन पार्ट हैं डिवाइन कॉमेडी के। कुछ लोग इन्फर्नो की तारीफ करते हैं, बाकी दो पार्ट को इग्नोर करते हैं, बट कार्लाइल disagrees with them. He says that all the three parts of Divine Comedy are equally excellent and can't be separately chosen. All three make that unseen world of the book. Unseen world मतलब hell, जो imaginary है. Further, Carlyle analyzes the qualities of Divine Comedy. He says that the book is the most charming gift our Europe should give to the whole world, and we are owed to Dante for this. For his sincerity, nobility, and other qualities, Dante was like a prophet because his words come from his heart. He says that Dante may be of no value to some people. जो नहीं समझते वो नहीं समझ सकते। जैसे अपने यहाँ कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इट मीन्स लिटरेरी पीपल कैन अंडरस्टैंड ट्रू वैल्यू ऑफ हिज बुक। He compares Dante to Prophet Muhammad, who spread his principle from Arab to Delhi. It means India. But people of Italy didn't care about Dante and his creation. Prophet spoke to the masses, but Dante's teachings were restricted to Italy only. But this doesn't undervalue his qualities. जैसे हिंदी में एक कहावत है कि गांव का जोगी और दूसरे गांव में सिद्ध पुरुष हो जाता है। गांव में कोई वैल्यू नहीं करता, बाहर चला जाए कोई साधु तो उसको सिद्ध पुरुष मानते हैं। द सेम हैपेंड विद डांटे इन हिज लाइफ टाइम। ही वॉज नेवर एप्रिसिएटेड इन हिज सराउंडिंग्स, बट आफ्टर नाउ ही इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन लिटरेरी सर्कल। Dante is the spokesman of Middle Ages, religion of modern Europe, and its inner life. From this point onwards, Carlyle shifts his description to William Shakespeare. इतना बोलने के बाद उन्होंने
अपने जो विचार हैं उनकी डायरेक्शन चेंज की है, जो कि है विलियम शेक्सपियर के ऊपर। देखते हैं। Dante describes middle age, inner life of Europe. On the other end, Shakespeare is the symbol of outer life of Europe. Chivalries, humors, ambitions, and practical way of thinking. All these things were presented by Shakespeare in his dramas, sonnets, and other works. Homer is the mirror of old Greek, so Shakespeare and Dante of Europe. Now Carlyle compares them. Dante has given us soul, Shakespeare has given us body. Both are complementary to each other. Just as the chivalry life of Europe was about to end, Shakespeare rekindled it through his perennial singing voice and observing eyes. मतलब जो हिस्ट्री गायब हो रही थी इंग्लैंड की, या कुछ लाइफ स्टाइल जो गायब हो रहे थे, उनको दुनिया के सामने फिर से अपनी रचनाओं के तहत शेक्सपियर ही लाए। Dante was fierce, deep, and central fire of the world, while Shakespeare was wise, placid, far-seeing as the sun. ये सारी तुलनाएं थॉमस कार्लाइल ने की हैं। Further, Carlyle tells about some details of Shakespeare's life and his early days at Stratford, his native place. He says that the theme of Catholicism played an important role in making both Elizabethan era and Shakespeare. ये यहाँ पर उनका एक अलग विचार है कि अगर जो धर्म है उसने भी शेक्सपियर और एलिजाबेथन एरा को बनाने में एक रोल प्ले किया है। द क्रिश्चियन फेथ was the theme of Dante's poem. In the same way, Shakespeare grasped this theme in describing practical life of his compositions. He included various kinds of characters in his works. He used power of vision, faculty of thought, calmness of depth, joyous strength in creating his characters. In understanding of behavior, Shakespeare's plays are equal to Bacon's Novum Organum. फ्रांसिस बेकन जो कि एक ऐसे राइटर हुए हैं, उनके भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग की तारीफ की जाती है लिटरेरी वर्ल्ड में। उसी हिसाब से शेक्सपियर भी उनसे कम नहीं थे। शेक्सपियर इज ग्रेट एंड अनसरपास्ड एट प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स लाइक पोर्ट्रेट पेंटिंग। जब हम उनके प्ले पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, यागो ये सब हमारे सामने घूम रहे हैं। ए फाल्स्टाफ, एन ओथेलो, a Juliet, and Iago, all are complete in themselves. We don't find anything like Shakespeare in any modern writer. जो क्वालिटी शेक्सपियर की थी अकॉर्डिंग टू कार्लाइल, वो उनको किसी और राइटर में नहीं दिखती है। आगे देखते हैं कि वो उनके विचार कंटिन्यू रखते हैं। यू कैन लाफ, वीप एंड इवन रिलेट योरसेल्व्स with his characters. Shakespeare is a poet of word as well as of action. मतलब उनके रचनाएं सिर्फ रचनाएं नहीं हैं, he is a poet of action as well. His depiction of characters in this way is a rare gift of nature to him. He had superiority of intellect, something more than intellect was unconscious intellect. Shakespeare was not himself aware of. वो कह रहे हैं कि इंटेलेक्ट के साथ साथ जो अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट थी वो उनकी रेयर क्वालिटी थी। शेक्सपियर्स आर्ट ग्रोज फ्रॉम डेप्थ ऑफ नेचर विद द हेल्प ऑफ हिज नोबल सोल। इन मैटर ऑफ मिजरीज एंड इमर्जिंग विक्टोरियस फाइटिंग देम, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन डांटे। इन सब मैटर्स वो कह रहे हैं कि शेक्सपियर डांटे से भी ज्यादा ग्रेट है। कार्लाइल रिजेक्ट्स द कॉमन नोशन अबाउट शेक्सपियर दैट he sat on a bough and sang like a bird freely, never knowing about the struggles of common life. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शेक्सपियर जो है वो एलिजाबेथन एरा में जो तमाम पोएट्स को सिंगिंग बर्ड्स कहा गया है उन्हीं के बीच में वो भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ही साइट्स एग्जांपल्स ऑफ कोरियोलेनस एंड हैमलेट रिगार्डिंग सफरिंग। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने इतने कैरेक्टर्स कंपोज कर डाले हैं सफरिंग से रिलेटेड,
तो क्या उन्होंने अपनी रियल लाइफ में सफरिंग नहीं देखी होगी? डेफिनेटली ही मस्ट हैव सीन, ही मस्ट हैव गॉन थ्रू some kind of sufferings. How could Shakespeare compose such characters if he had never known suffering? Other aspect of Shakespeare's joviality is also very interesting. दूसरी तरफ जो कॉमेडीज हैं शेक्सपियर की उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. You can find flowing laughter in Shakespeare. There is a lot to be said about his works. August Wilhelm calls शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस नेशनल एपिक. ये कोई क्रिटिक हुए हैं जिन्होंने उनकी हिस्ट्रीज को नेशनल एपिक कहा है. His works have many windows through which we see the world he was living in. His passages fall like a splendor of heaven. Looking at his melodious rendering, we may call him priest of true Catholicism. Carlyle compares Shakespeare to Muhammad of Arabia in terms of time and validity. शेक्सपियर इज द प्रीस्ट ऑफ मैनकाइंड फॉर अनलिमिटेड टाइम्स टू कम. जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पोएट इज फॉर ऑल एज टू कम. कवि जो है वो आने वाले सभी सदियों के लिए है. ही इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन एज. नॉट ओनली मुहम्मद, शेक्सपियर कैन सरपास होमर एंड एक्लस इजिली इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स टू कम इन इमोर्टैलिटी. ये बात सही भी है. जो पुराने कवि हुए हैं चाहे किसी भी भाषा में हुए हों, आज भी उनके बारे में लोग पढ़ते हैं. 400-500 साल पहले कही गई उनकी बातें आज भी सच साबित हो रही हैं. इससे ये साबित होता है कि वो ह्यूमन नेचर के कितने बड़े ज्ञाता थे. कार्लाइल इज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट शेक्सपियर इज एन इंग्लिशमैन. He can sacrifice Indian empire for Shakespeare because Indian empire will definitely go someday, बट शेक्सपियर इज इमोर्टल. ये बात जब की है लेक्चर कार्लाइल ने जब दिया था जब हम इंडिया वॉज अंडर इंग्लैंड रूल. तो इंडियन एम्पायर जो कि इंग्लैंड का ही माना जाता था उससे उन्होंने तुलना की है कि शेक्सपियर के खातिर वो इंडियन एम्पायर को भी छोड़ देने को तैयार हैं. ही सेज दैट गवर्नमेंट्स चेंज, पार्लियामेंट्स डिसॉल्व, किंग्स लूज देयर किंगडम, बट नो वन कैन डिथ्रोन किंग शेक्सपियर. यहाँ पर उन्होंने सीधे उनको किंग बोल दिया है कि लोग आएंगे जाएंगे लेकिन जो शेक्सपियर का स्टेटस है इट कैन नेवर बी चेंज्ड बाय एनीथिंग एनीवन. कार्लाइल एंड्स हिज वर्क बाय साइटिंग डांटे एंड शेक्सपियर आर हेल्पफुल टू बाउंड द नेशंस टुगेदर. यहाँ पर उन्होंने लिटरेचर के वास्ट इम्पैक्ट की बात की है कि आज भी दुनिया में तमाम देशों में जैसे इंडिया में पढ़ाया जा रहा है इसी हिसाब से हर देश में कहीं ना कहीं सिलेबस में शेक्सपियर, डांटे या तमाम जो पोएट्स होते हैं उनके सिलेबस को शामिल किया गया है, उनकी रचनाओं को शामिल किया गया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं लिटरेरी वर्ल्ड में ही सही बाउंड्रीज जो है वो जुड़ती हैं. हम इंग्लैंड के बारे में जानते हैं और बाकी देशों के बारे में भी जानते हैं. So it is true fact. So we may truly call them hero poet. तो ये थे विचार थॉमस कार्लाइल के एज हीरो एज अ पोएट पर. कुल मिला के ये 6 लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं जो हमारे यूपीएचईएससी यूपी के सिलेबस में शामिल है. ये उनका 3rd लेक्चर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक you can subscribe or share with your aspirants. Thanks for watching.